नमस्कार। मैं डॉक्टर जफरुल्ला खान आप सबको आज के इस वीडियो क्लास में हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कुवेंपु यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर बीएससी बीसीए के हिंदी पाठ्यक्रम को। आपको अभिनव कथा भारती नामक किताब सिलेबस के लिए पाठ्यक्रम के लिए रखी गई है। इस किताब का संपादन चक्रधर ने किया है। आज भी इस वीडियो में हम मकरिल कहानी का अगला भाग ही देखेंगे जो यशपाल ने लिखा है। आगे हम इस कहानी में देखते हैं, संगमरमर की मूर्ति जैसी सुंदर युवती निसंकोच धैर्य से मार्ग दिखाने गई। जब कवि मकरिल नदी का रास्ता दिखाने के लिए कहता है तो वो निसंकोच धैर्य से रात में क्या करती है, वो रास्ता दिखाने के लिए कवि के साथ निकल पड़ती है। युवती कवि दोनों पल भर खड़े होकर मकरिल नदी की तेज बहती धारा को देख रहे थे। युवती और कवि दोनों थोड़ी देर रुक कर क्या कर रहे थे, मकरिल की बहती हुई धारा को देख रहे थे, उस सौंदर्य को देख रहे थे। नदी में हजारों चांद के प्रतिबिंब बहते दिखाई दे रहे थे। जैसे पानी बह रहा था तो पानी के साथ में ऊपर से जो चांद आया था वो चांद भी जैसे बह रहा है, वो भी कितने हजारों चांद बह रहे हैं ऐसे महसूस हो रहा था, दिख रहा था। चांदनी रात में नदी दूध की धारा जैसे लग रही थी। प्रकृति सौंदर्य के आराधक कवि का मन खुश हो रहा था। क्या हो रहा था? चांदनी में नदी दूध की धारा जैसी लग रही थी, जैसे दूध बह रहा हो ऐसे लग रहे थे। और प्रकृति सौंदर्य के आराधक कवि का मन क्या हो रहा था? बहुत खुश हो रहा था, आनंदित हो रहा था। दूसरी तरफ युवती के सौंदर्य को देखकर कवि का मन आकर्षित होने लगा। कवि को ठंड होने लगी। इधर सौंदर्य का आराधन भी कर रहा है और दूसरी तरफ इधर युवती का सौंदर्य भी उसे आकर्षित करता है, उसे खींचा जाता है। और ऊपर से कवि को ठंड भी लग रही थी, ठंड हो रही। तो समय और परिस्थिति को ध्यान में रखकर युवती को वापस होटल को चलने के लिए कहा। कवि क्या करता है, इस समय रात हो गई है, उसे देखते हुए और परिस्थिति को, हालात को देखते हुए, वातावरण को देखते हुए वो उन सब विषयों को ध्यान में रखकर क्या करता है, कवि युवती को वापस होटल जाने के लिए या वापस होटल चले जाने के लिए बुला लाता है। दूसरे दिन भी युवती को नदी के सौंदर्य देखने के लिए बुलाता है तो वह तैयार हो जाती है, क्योंकि एक बहुत प्रसिद्ध कवि है, राष्ट्र कवि है, पूरे गांव में उसका सम्मान हो रहा है, देश में सम्मान हो रहा है। ऐसे कवियों के साथ में घूमने फिरने की क्या संकोच, क्या शर्म। इसलिए वो तैयार हो जाती है कि दूसरे दिन भी नदी का सौंदर्य देखने के लिए कवि के साथ जाने को। तो युवती से आकर्षित कवि होटल में आकर आईने में अपने सफेद बाल झुर्रियों का चेहरा देखकर दुखी हो जाता है। वापस आकर क्या करता है कवि, अपने उम्र को देखकर, अपने आयु को देखकर, अपने सफेद बाल को देखकर, अपने चेहरा जो झुर्रियोंदार है उसे देखकर वो क्या होता है, अपने आप में दुखी होता है। चतुर्दशी की चंद्रमा में फिर दोनों नदी के पुल पर जाते हैं। दूसरे दिन दोनों कवि और युवती दोनों क्या करते हैं, उस नदी को देखने के लिए एक पुल पर जाते हैं। नदी का कोई साथी नहीं है, इसलिए वो हाहाकार करते हुए बह रही है।
कवि की कल्पना है कि नदी का कोई साथी नहीं है, इसलिए वो क्या कर रही है, ऐसे ही आगे बढ़े जा रही है, बह रही है, हाहाकार करते हुए दौड़ रही है, बह रही है। कवि अपनी काव्य भाषा में कहता है कि मैं जब गाता हूं तो संसार हंसता है, मेरी काल्पनिक वेदना से संसार रोने लगता है। कवि क्या कहता है अपनी काव्य भाषा में, उस युवती के पास अपने मन की इच्छा या अपने साहित्य के बारे में बताता है। मैं जब गाता हूं तो कवि कविताएं लिखता है तो संसार क्या करता है, दुनिया के लोग क्या करते हैं, उस खुशी को देखकर वो भी खुश हो जाते हैं, हंस जाते हैं, खुश होते हैं। मेरी काल्पनिक वेदना से, कभी चाहे मुझे वेदना हो या न हो, मगर मेरी काल्पनिक वेदना से, मेरे साहित्य में जो वेदना आती है तो उसे पढ़कर, उसे देखकर संसार रोने लगता है। मेरे वैयक्तिक जीवन से संसार को कोई लेना देना नहीं है, मैं अकेला हूँ, मेरा सुख दुख बांट लेने वाला कोई नहीं है, जीवन में मेरा कोई साथी होता। वो सोचता है, कभी सोचता है कि यह कहता है कि जीवन में या अपने वैयक्तिक जीवन में या व्यक्तिगत जीवन से संसार को कोई लेना देना नहीं है, अपने पर्सनल लाइफ से विश्व को कोई लेना देना नहीं है। वो कहता है मैं अकेला हूं, मेरा सुख दुख बांटने वाला कोई नहीं है, मेरा सुख लेने वाला, सुख देने वाला, बांटने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, जीवन में मेरा कोई साथी होता, मेरे भी जीवन में कोई मेरा साथी होता, मेरे दुख को समझने वाला, मेरे दुख को बांटने वाला कोई होता, बोल के क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है, सोच रहा है। युवती कवि को अपना साथी बना लेने के लिए कहती है तो कवि अनमने मन से ही मान लेता है, कल फिर कहकर चला जाता है। युवती क्या कहती है, बेचारा कवि किस प्रकार सोच रहा है उसे उसका अंदाजा नहीं होता है, तो वो कहती है मुझे ही अपना साथी बना लो, आपके कष्ट को, आपके सुख दुख को मेरे साथ में ही बांट लो, क्यों इतने अकेलेपन को महसूस कर रहे हो, बोल के युवती कहती है। तो वो कवि अनमने भाव से ही क्या करता है, मान लेता है, और अंत में जब वापस जाते हैं तो फिर उस युवती को कहता है कल फिर इसी समय यहाँ नदी देखने के लिए, नदी के सौंदर्य को देखने के लिए आएंगे मतलब से कहकर क्या करता, वहां से चला जाता है। होटल में जाकर आईने में अपना प्रतिबिंब देखता है तो जवानी याद आ जाती है, आईने पर तौलिया डाल देता है। दिन में युवती और दूसरों को चेहरा नहीं दिखाया। होटल में जाकर क्या करता है कवि अपना प्रतिबिंब देखता है, अपनी छाया देखता है आईने में, तो उसे अपनी जवानी याद आ जाती है। तब जब जवानी याद आ जाती है तो वो क्या करता है, आईने को टॉवलिया से ढक देता है, टॉवल से ढक देता है। दिन में युवती और दूसरों को चेहरा नहीं दिखाता। ये कवि क्या है, रात में मात्र बाहर निकलता है, दिन में किसी से मिलता नहीं है, किसी से चेहरा नहीं दिखाता है, पर्सनली किसी को मीट नहीं होता है। तीसरी चौथी बार प्रेम से युवती स्वयं कवि का साथ देने आई थी। फिर उसके बाद में बार बार युवती क्या करती है, उसका साथ देने या उसके साथ चलने, नदी का सौंदर्य दिखाने बार बार उसके साथ में आया करती थी। कवि उसकी जिंदगी भर साथ देने की परीक्षा लेना चाहा। कवि क्या करता है, उस युवती को परीक्षा करता है, वो मेरे साथ में लाइफ लॉन्ग रहती है या नहीं, जिंदगी की परीक्षा देती है या नहीं, जीवन भर साथ देती है या नहीं। परीक्षा देने युवती तैयार थी, वो भी परीक्षा देने के लिए
तैयार थी, क्योंकि वो उसने कहा था ना मुझे अपना साथी बना लो, मगर वो चाह रहा था कि अपना जीवन भर का साथी हो जाए। नदी में कूदने की कठिन परीक्षा लेना चाहा। कवि क्या करता है, उस युवती को कहता है तुम मेरा साथ दोगी, हमेशा मेरे साथ रहोगी, इसका क्या सबूत है? ठीक है, वैसे तो अगर आप साथ दोगी तो देखता हूं तुम मेरी बात को मानोगी या नहीं, अब नदी में कूदोगी या नहीं देखूंगा, बोल के कवि क्या करते हैं, 1 2 3 कहते हैं। युवती नदी में कूद पड़ती है, पकड़ने के लिए हाथ फैलाता है तो वो मिलती नहीं है। युवती को रक्षा करने के लिए, पकड़ने के लिए कवि क्या करता है, हाथ बढ़ाता है, हाथ फैलाता है, मगर तब तक युवती नदी में कूद चुकी थी, वो पकड़ नहीं पाता है। कवि के लिए युवती जान दे दी। स्त्री का गुण ही ऐसा होता है, औरतों के गुण ही ऐसे होते हैं, सोचते नहीं, समझते नहीं, क्या कर देते हैं, अपने जान को त्याग देते हैं। कवि अपने इस गलत हरकत के लिए होटल में जाकर रात भर तड़पता है। अपनी इस गलत हरकत के लिए वो क्या करता है, वापस होटल में जाकर रात भर तड़पता रहता है और शीशे को टकरा टकरा कर आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि उसको अपने पाप का क्या होता है, प्रायश्चित होता रहता है, तो वो क्या करता है, अपने प्राण को भी त्याग देता है, आत्महत्या कर लेता है, शीशे को सिर पटक पटक कर, मार मार कर। तो इस कहानी का उद्देश्य क्या है, अब देखेंगे। कवि के प्रति युवती की गौरव भक्ति भावना का परिचय देना, प्रसिद्ध कवि का मन युवती की ओर स्वाभाविक आकर्षित होना। फिर इसमें देखते हैं हम, चांदनी रात में कर्तव्य निभाने के लिए युवती धैर्य से 2-3 दिन कवि का साथ देकर मकरिल नदी के पुल पर बुला ले जाना। कवि और युवती के मनोवैज्ञानिक भावना का परिचय देना आदि लेखक का और इस कहानी का, आज के इस वीडियो का उद्देश्य था। और जानकारी भी हम यही पाते हैं, क्या, कवि के प्रति युवती की गौरव भाव भक्ति भावना को मान लेते हैं या समझ लेते हैं, परिचय मिलता है। प्रसिद्ध कवि का मन युवती की ओर स्वाभाविक आकर्षित होने का परिचय मिलता है। चांदनी रात में कर्तव्य निभाने के लिए युवती धैर्य से 2-3 दिन कवि का साथ देकर मकरिल नदी के पुल पर बुला ले जाने की जानकारी मिलती है। कवि और युवती के मनोवैज्ञानिक भावना का परिचय देना आदि जानकारी हमें इस वीडियो में हम देख लिए। तो अब आगे चलते हैं, तो प्रश्नोत्तर भाग है। प्रश्नोत्तर में हम देखते हैं, पहला प्रश्न है, नदी में कौन कूदते हैं? नदी में कौन कूदते हैं? विकल्प है नौकर, कवि, जनता, युवती। उत्तर है क्या, ड का मतलब युवती। युवती नदी में कूदती है। अगला प्रश्न है, नदी में लोगों को, दिन में लोगों को चेहरा कौन नहीं दिखाते? दिन में लोगों को चेहरा कौन नहीं दिखाते हैं? नौकर, कवि, युवती, लेखक। उत्तर क्या है, ब, कवि दिन में लोगों को चेहरा नहीं दिखाते। ठीक है, अब और जानकारी के लिए आप अभिनव कथा भारती नामक पुस्तक पढ़ सकते हैं, जिसका संपादन चक्रधर ने किया है। ठीक है, नमस्कार।